नमो बुद्धाय। जय भीम। हमने इसके पहले जो क्लास हुआ उस क्लास में हमने जो वाक्य का दूसरा प्रकार होता है कर्ता कर्म और क्रियापद, इसके रूप में इस प्रकार में हमने वाक्य बनाए, सेंटेंस बनाए और क्रियापद को कैसे पहचानना है और उसके बारे में 6 स्टेप में कौन कौन सा डिटेल व्याकरण हमें देना है, ग्रामर देना है और क्रियापद को कौन से प्रश्न हमें पूछना है ताकि हमें कर्ता मिले और कर्म भी मिले। कर्ता मिलने के बाद उसे भी हमें 6 स्टेप में कैसे विभाजित करना है और उसका व्याकरण कैसे हमें मालूम करना है, वो भी मैंने बताया है आपको। उसी तरह कर्म के बारे में भी 6 स्टेप में जो डिटेल उसका व्याकरण जो है वो हमें बताना है। अगर इसी तरह आप पारी अगर पढ़े सीखे तो आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी पाली पढ़ने में। तो मैंने आपको कुछ गृहपाठ दिया था। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों ने ये गृहपाठ जो है, तो जो मैंने 6 स्टेप्स में जैसे आपको बताया था उसी हिसाब की तरफ उसी तरह ये होमवर्क कंप्लीट किया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो आज हम उसी का धागा पकड़ के उसी को हम पूरा जरा एक्सटेंड करके हम थोड़ा उसमें और ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे और एक नया जो क्रियापद का भाग तो नहीं है लेकिन जो पाली में उसे मूड्स कहते हैं, अंग्रेजी में मूड्स कहते हैं या हिंदी में उसे अर्थ या मराठी में अर्थ कहते हैं। तो उसी में का एक भाग जो है विद्यार्थ, मतलब ऑब्जेक्टिव मूड उसे कहते हैं या पोटेंशियल मूड कहते हैं या सप्तमी कहते हैं। इसके जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय सीख कर हम उसके भी वाक्य बनाएंगे। तो पहले मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमने कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद ऐसे सेंटेंस हमने इसके पहले के क्लास में हमने देखे हैं। तो मैंने आपको जो गृहपाठ दिया था तो तो उसको आपने आप सभी ने किया होगा ऐसा मैं समझकर आगे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर एक यहाँ पे अगर वाक्य लेता हूँ, बालको बालको सूर्यं पश्यति, मतलब एक बालक एक सूर्य को देखता है। तो ये जो सेंटेंस है तो यहाँ यहाँ जो हमने बालक को लिखा है तो बालकों के जगह हम सो भी लिख सकते हैं। सो सूर्यं पश्यति। जैसे कि पहले हमने जो पुरुष सीखने के हम जब पुरुष सीख रहे थे तो कर्ता के रूप में हमने सो सा ते तानी त्वंग तुम्हें और मयंग अहंग मयंग ये कर्ता लिए थे। तो उसी में का सो जो है प्रथम पुरुष पश्यति का वो हम ले सकते हैं बालकों के जगह, या सो के जगह बालकों हम लिख सकते हैं। ओके। लेकिन अभी अगर हम त्वंग अगर कर्ता लेते हैं तो त्वंग सूर्यंग पश्यसि ऐसा ही लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसा ही लिखना है। ये सी जो प्रत्यय है
वर्तमान काल का, ये हमने पस धातु जो है इसे लगा दिया है। और अगर इसे अनेक वचन में हमें करना है, तुम्हें सूर्यं पश्यथ, तो ये जो है ये मध्यम पुरुष है, और ये जो है ये प्रथम पुरुष है। और तीसरा जो है अहं सूर्यं पश्यामि, मतलब मैं सूर्य को देखता हूँ। और अनेक वचन में मयं सूर्यं पश्याम, ये ये हो गया उत्तम पुरुष। ओके। तो एक जो प्रथम पुरुष जो के वाक्य जो है, बालको सूर्यं पश्यति, तो हमने ये सब ऐसे वाक्य हमने भविष्य काल में भी देखे और भूतकाल में भी देखे। मैंने आपको वो करके दिए थे, बालको सूर्यं पश्यति। और अगर इसका अनेक वचन किया जाए तो बालका सूर्यं पश्यन्ति, ऐसा होता है। और भविष्य काल में क्या होता है, बालको सूर्यं पश्यति। और भविष्य और अनेक वचन में बालका सूर्यं पश्यन्ति। तो ऐसा हमने सब प्रथम पुरुष के वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल में वाक्य देखे। वैसे ही हम अगर देखें त्वं सूर्यं पश्यसि, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया त्वं सूर्यं पश्यसि, तो इसका मतलब हो गया आप, तुम सूर्य को देखते हो, ऐसा हो गया। और अनेक वचन में तुम्हें सूर्यं पश्यथ, तो इसका भविष्य काल में कैसा होगा, भविष्य काल में कैसे होगी ये, त्वं सूर्यं पश्यसि, ओके, त्वं सूर्यं पश्यसि। तो यहाँ पे हमने पश्य धातु को इस ससी, ये प्रत्यय जोड़ दिया, पश्यसि। और अनेक वचन में तुम्हें सूर्यं पश्यथ में क्या होगा, तुम्हें सूर्यं पश्यथ, यहाँ पे इस्सत हमने जोड़ दिया, इस्सत भविष्य काल का प्रत्यय अनेक वचन का, क्योंकि हमारा कर्ता जो है वो क्या है, अनेक वचन में। उसी तरह अहं, अहं सूर्यं पश्यसामि, पश्यसामि, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस्सामी, इस्सामी ये प्रत्यय पश्य को जोड़ दिया, भविष्य काल का इस्सामी। और उसी तरह मयंक सूर्यं पश्यसाम, ऐसा होगा। तो इसी तरह हमने सब जो प्रथम पुरुष के सेंटेंस होते हैं, मध्यम पुरुष के सेंटेंस होते हैं, उत्तम पुरुष के सेंटेंस होते हैं, एक वचन में होते हैं या अनेक वचन में होते हैं, वो तीनों कालों में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में और भूतकाल में हमने उसको पढ़ा है, सीखा है।
अभी इसके आगे अभी इसके आगे जो मैं पोर्शन ले रहा हूँ, मतलब टॉपिक ले रहा हूँ, उसका नाम जो है वो है, ये ये सब आपने लिख लिया, ये लिख लीजिए आप सब। तो वो है अर्थ, उसे ही मूड्स कहते हैं, मूड्स। तो इसी में हम विद्यार्थ, या इंग्लिश में हम उसे ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव कहते हैं, या इसे सप्तमी भी कहते हैं, सप्तमी भी कहते हैं, या इसे पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम इस मूड्स को है, विद्यार्थ। पाली में ऐसे तीन मूड्स हैं, तीन मूड्स हैं, विद्यार्थ, देन आज्ञार्थ, और एक उसे संकेतार्थ कहेंगे या कंडीशनल कहेंगे। लेकिन दो ये मुख्य जो है अर्थ मूड्स जो है, ये हमें पहले सीखना है, विद्यार्थ। तो फिर जैसे ही ये जो है, ये क्रियापद के जैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्तमान काल में हमने देखा ती अंति सी था मीम, इस्सती संति वगैरह वगैरह, ये जो प्रत्यय है, ये अगर धातु को जोड़ दिया जाए तो उसके हिसाब से उसका अर्थ बनता है। तो इसी तरह ये विद्यार्थ की जो जो भी प्रत्यय है, प्रथम पुरुष, देन मध्यम पुरुष, देन उत्तम पुरुष, तो एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे ए या एय, ये प्रत्यय आते हैं। यहाँ पे एयुम प्रत्यय आता है प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में एयासी, और अनेक बहुवचन में एयाथ, एयाथ प्रत्यय आता है। उत्तम पुरुष में एयामी, एयाम, ऐसे प्रत्यय आते हैं। तो ये प्रत्यय जो है हमें याद करना है, ध्यान में रखना है। तो एय, एयुम, एयासी, एयाथ, एयामी, एयाम। अगर इसमें जरा सा हम निरीक्षण करें, थोड़ा ध्यान लगाकर देखें, तो ये एयासी, एयाथ, एयामी, एयाम, ये सी थ, मीम, ये तो वर्तमान काल के ही प्रत्यय है। तो उसे क्या जोड़ा है, एय, एय जोड़ दिया गया है। तो ये ध्यान में रखने के लिए ये आपको अच्छा रहेगा कि जब भी विद्यार्थ ऑप्टेटिव जो मूड्स रहता है, ऑप्टेटिव मूड जो रहता है, विद्यार्थ रहता है, तो उसके प्रत्यय जो होते हैं प्रथम पुरुष में ए, एय, एयुम, या एयासी, एयाथ, एयामी, एया एयामा, ये ऐसे इसी तरह आपको याद रखना। जांभूळकर मॅडम का काय प्रॉब्लेम आहे बघा बरं संधीची। शी इज रेजिंग हैंड अगेन एंड अगेन। हेलो संदीप जी। हाँ, वैशाली जांभूलकर, प्लीज अनम्यूट माइक। वैशाली जांभूळकर के अलका जांभूळकर? किसका जिन्हें हैंड रेस किया था, आपने हाँ हैंड रेस बोला किया काय? था।
काय प्रॉब्लेम काय आहे मॅडम? पहिलं पटम पुरुषचं बहुवचनचं काय आहे सर, अनेक वचन मधलं ते वाक्य? हा ते एयुम. अच्छा, ए, एयुम. हा, यला य, त्याच्यावर हा, अनुस्वार वरती. आणि हा, एयुम. अच्छा, ओके. ओके ओके। ओके, ठीक आहे सर. हम्म। तर इसी तरह हम विद्यार्थी की जो मूड्स है वो हॅलो देखें। सर, स्क्रीनवर हाँ, काही दिसत नाही सर. स्क्रीनवर काही दिसत नाहीये, प्लेन दिसते. मॅडम रिजॉईन करा प्लीज, कारण स्क्रीन व्यवस्थित दिसते इथं पण. नाही आहे, पूर्ण रेंज आहे. नाही, रिजॉईन करा, एक्झिट होऊन परत जॉईन करा. डिलीट होऊन परत जॉईन हो. हा हा, ओके, तर पूर्ण कंटिन्यू. स्क्रीन प्लेन दिसत आहे. ओके. तुमची स्क्रीन तुम्ही हलवून बघा ना इकडे तिकडे, किंवा एक्सपांड करा, त्याला मोठा करा, दिसू शकतं. ओके. तर आता हा जो विद्यार्थ, ये जो विद्यार्थ जो है, ऑप्टेटिव मूड जो है, सप्तमी है, पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। तो आप कृपा करके ये सब लिख लीजिए, ताकि आपको इसका अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विद्यार्थी जो है, एक नंबर में यहाँ पे देता हूं, आप लिख लीजिए। यह मुख्यतः संभावना सलाह, अम, इस भाव को व्यक्त करता है, इस भाव को व्यक्त करते हैं। ये जो प्रत्यय जो है, जैसे कि ती, अंति, सी, थ, मीम, ये जो वर्तमान काल के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं, वैसे ही ये एयंग, एयुम, एयासी, एयाथ, एयामी, एयाम, ये संभावना या सलाह, इस भाव को व्यक्त करते हैं। संभावना मन मीन्स ये हो सकता है, ऐसी संभावना जो है वो अगर हमें व्यक्त करनी है, तो हम ये प्रत्यय, सप्तमी विद्यार्थी के प्रत्यय हम धातु को लगाएंगे। अगर सलाह के रूप में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे भाव हमें अगर व्यक्त करने हैं, तो हम ये विद्यार्थी के जो एया, एयोम, एयासी, एयाथ, एयामी, एयाम, ये प्रत्यय जो है वो धातु को हम जोड़ेंगे, इस भाव को व्यक्त करते हैं। और उसी तरह हम अगर या हो सकता है, अगर या हो सकता है, इसी अर्थ में भी इसी भाव को भी व्यक्त कर सकते हैं। इस भाव को भी हम व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमें ये प्रत्यय जो भी होते हैं, वो किस अर्थ में हमें लगाना है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। जो भी अभी तीनों टेंस में के प्रत्यय हमने लगाए, तो कौन सा प्रत्यय लगाने के बाद में वो कौन सा अर्थ उससे निकलता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो दिए है विद्यार्थी के प्रत्यय, तो ये संभावना, सलाह या अगर हो सकता है,
इस अर्थ में। अगर का मतलब अगर आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, इस अर्थ में। ऐसे जैसे हम इस भाव को व्यक्त करने के लिए हम जो सेंटेंस बनाएंगे, तो उसी में ये जो अगर है जो है, ये अगर हमको हिंदी में और मराठी में हम उसे जर या तर बोलते हैं। मराठीमध्ये आपण त्याला जर, जर तू मला बोलवले, आपलं बोलवशील, जर तू मला बोलवावे तर मी येईल वगैरे, अशा भावाच्या अर्थाने आपल्याला हे प्रत्यय इथे जोडायचे असतात, अगर किंवा हो सकते हैं। तो उदाहरणार्थ इथे मी पच धातु देतो, पच धातु, यहाँ पे मैं पच धातु ले रहा हूं, तो इसका मतलब है पकाना। हम खाना पकाते हैं तो उसका ये पकाना होता है। अगर मैंने पच धातु को, मैंने ये प्रत्यय लगा दिया, तो वो बन जाएगा पचय्य। तो ये पचय्य का मतलब क्या होता है? अभी ये देखिए, ये पचय्य जो है, तो मैंने एय प्रत्यय यहाँ पे लिखा है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, वो प्रथम पुरुष में है, एक वचन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पकाएगा, या वो पकाए, पकाए, ओके, वो पकाए। अगर वो पकाए ऐसा हो जाएगा, वो पकाए क्या, वह पकाए। वह का मतलब क्या होगा कि ये कोई प्रथम पुरुष में का व्यक्ति है, कि जो हमें मालूम नहीं है या हमें नहीं दिख रहा है, वह पकाए, ऐसा। जैसे हम सो, सा या ते या तानी लिखते हैं ना प्रथम पुरुष में, या बालको, या बालका, ऐसे हम कर्ता लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने वह लिख दिया है, मतलब जो भी होगा वो, मतलब बालको पचेय, या सो पचेय, या अनेक वचन में ते पचेयु वगैरह वगैरह, ऐसा हो सकता है। तो वह पकाए, ये इसका पचेय का मतलब का क्या होगा, वह पकाए। अगर हमें इसका अनेक वचन में करना है, तो पच प्लस एयुम, एयुम, ये प्रत्यय हमें जोड़ना है पच को, तो वो हो जाएगा पचयुम। तो इसका मतलब होगा वे पकाए, वे पकाए, वे पकाए, ओके। तो इसी तरह हमने प्रथम पुरुष में एय और एयम का यहाँ पे कैसा उपयोग हम कर रहे हैं, तो ये हमने अभी देखा। तो इसी तरह हम अगर मध्यम पुरुष, एक मिनट, इसी तरह अगर मध्यम पुरुष में हमें लेना है, तो मध्यम पुरुष का प्रत्यय क्या है, एयासी, एयाथ। अभी ये जो प्रत्यय है, हमें किसे जोड़ना है, पच धातु को जोड़ना है, मतलब पच। तो वो क्या हो जाएगा, पच प्लस एयासी, तो वो हो गया पचई या सी। इसका मतलब क्या हुआ, पचयासी का मतलब क्या हुआ,
तुम तुम पकाओ, तुम पकाओ। तुम पकाओ मत, या तुम पकाओगे, मतलब संभावना है। यहाँ पे कोई ठोस हम नहीं कह रहे, ये संभावना है, हो सकता है। या अगर अगर तुम पकाओ तो मैं खाना खाऊंगा, इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए ये पच को हमने पचैयासी प्रत्यय जोड़ दिया, तो वो बन गया पचैयासी। तो ये जो मैं आपको सिर्फ प्रत्यय जोड़ने के बाद उस क्रियापद का या मूड्स का क्या अर्थ बनता है, ये ट्रांसलेशन होता है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये ध्यान से सुनिए, फिर हम वाक्य में इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ओके। तो अगर ये पचैयासी हो गया, ये तो एक वचन में हुआ। अगर हमें अनेक वचन में करना है, बहुवचन में करना है, तो हमें क्या जोड़ना है? एयाथ। तो पच प्लस एयाथ, तो क्या हुआ? पचई याथ। तो तुम का अभी क्या हो गया अनेक वचन में? अनेक वचन में क्या होगा? तुम, मतलब एक से ज्यादा लोग है यहाँ पे। तुम पकाओगे, 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 ऐसा इसका मतलब। पकाओ का मतलब एक वचन में है ऐसा, और ये बहुवचन में है। जो हिंदी अच्छी तरह से जान सकते हैं वो उसे, अगर इससे भी अच्छा कोई शब्द होगा तो आप लिख सकते हो। आप पकाओगे ऐसा भी लिख सकते हो। आप लोग पकाओगे ऐसा भी लिख सकते हो। आप लोग मतलब ये बहुवचन में हो गया, आप लोग पकाओगे। ओके। ये ऐसा मध्यम पुरुष का ये अम, क्रियापद तो नहीं बोल सकते हम। इस मूड को, मतलब विध्यर्थ को, इसका मतलब ये हो जाता है। अभी हम देखेंगे उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष जो है, तो अगर उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय जो है तो वो क्या है? एयामी, एयाम। तो एयामी और एयाम, ये अगर हमने पच धातु को अगर जोड़ दिया, पच धातु को हमने पच प्लस एयामी, तो वो हो जाएगा पचई यामी। मतलब मैं पकाऊंगा, या मी शिजवेल किंवा मी शिजवावे, अशा पद्धतीने इसी तरह उसका अर्थ हो जाएगा। या मैं पकाऊं, या मैं पकाऊं। ओके। या मी शिजवावे किंवा, ये आप और एक बात ध्यान में रखिए। ये जो विद्यार्थ जो होता है, तो इसका उपयोग बहुत बार भविष्य काल का, भविष्य काल के भी कुछ सेंटेंस के अर्थ व्यक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका डिफरेंस जो है बहुत ही कम है। तो हमें वो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि ये भविष्य काल का है, या भविष्य काल का मीनिंग का है, या ये विद्यार्थ मीनिंग का है। मतलब हम मराठी में बोलते ना, बोलावे, करावे, धरावे, इस सेंस में हम जो सत्य बोलावे, हिंसा करू नये, वगैरह वगैरह, हम इसी अर्थ में जो वाक्य कहते हैं,
तो वही अर्थ इस विद्यार्थ का होता है मराठी में। नेहमी सत्य बोलावे, आदमी ने सच बोलना चाहिए। इसी तरह के जो वाक्य होते हैं उसका अर्थ व्यक्त करने के लिए ये विद्यार्थ होता है। तो पच अधिक एयामी, पचयामी मतलब मैं पकाओ। और अगर इसका हम अनेक वचन में करते हैं तो क्या होगा, एया म, तो होगा पचई या म। ओके, तो हम पकाए, हम पकाए या हम पकाओगे वगैरह वगैरह, ऐसा ये इसका मीनिंग हो जाएगा, हम पकाए। तो इसी तरह ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर पच धातु लिया है। तो इसी तरह हम बहुत सारे धातु ले सकते हैं और उसके विद्यार्थ के ये जो प्रत्यय है वो लगाकर हम विद्यार्थ विद्यार्थ के अर्थ में जो व्यक्त करना है, हमें संभावना व्यक्त करनी है, अगर या हो सकता है, इस इस तरह के वाक्य को व्यक्त करने के लिए हम ये प्रत्यय लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे और दूसरे धातु जो है वो लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे वो लगाकर, प्रत्यय लगाकर उसका अर्थ भी आपको बताना है। ये अगर आपको आ गया, मतलब समझ गया, तो फिर वाक्य का ट्रांसलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, एक भुंज अगर लिया लिया जाए, भुंज, ये ये जो एक धातु है, तो भुंज का क्या होगा, भुंजेय, भुंजेय, प्रथम पुरुष एक वचन, और बहुवचन का क्या होगा, भुंजेय, भुंजेयुम, युम। भुंजे का मतलब होता है, क्या होगा भुंजे का मतलब, खाएगा या खाए, या यहाँ अनेक वचन में खाएंगे या खावे, ऐसा हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में भुंजे, यासी, या भुंजे, याथ। और उत्तम पुरुष में भुंज, भुंजयामी, या भुंजे याम। तो ये ऐसा प्रत्यय लगाने के बाद हमें समझना चाहिए कि ये संभावना है, या ये हो सकता है, या जर तर के मतलब अगर के रूप में ये अर्थ में, अगर के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम अगर इसका वाक्य में अगर हम अम, इस्तेमाल करेंगे तो कैसा होगा, अगर के, अगर के, अगर जो है, ये जो अगर है ये हिंदी में, और जर ये मराठी में। तो इसको, इसी तरह के वाक्य को हम अगर इसका अर्थ व्यक्त करना है तो इसके लिए अगर और जर के लिए सचे, सॉरी, सचे या यदि, सचे या यदि, ये दो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। सचे या यदि, इसका मतलब होता है अगर या जर। जर बोले तो मराठी में, हाँ ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मराठी।
ओके, तो अगर मैंने वाक्य ऐसा लिख दिया, अगर सचे सो भत्तंग पचेय, सचे सो भत्तंग पचेय अहं भुंजे यामी। देखिए, सचे सो भत्तंग पचेय, यहाँ पे ये एक क्लॉज हो गया और दूसरा क्लॉज हो गया अहं भुंजे यामी। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे विद्यार्थ का जो आया है शब्द, वो कौन से है? ये पचय है और दूसरा कौन सा है? भुंजयामी। अभी ये पचय क्यों आया है? ये पच प्लस एय, ये ऐसा क्यों आया है? क्योंकि इसका जो करता है वो कौन है? सो है, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो सो पचय मतलब वो पकाए, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। और यहाँ पे अगर दूसरे क्लॉज में हम देखेंगे अहं भुंजयामी, तो यहाँ पे ये विद्यार्थ का जो शब्द है, तो इसका कर्ता कौन है? अहं, मतलब उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष होने के बावजूद ये भुंज प्लस एयामी, एयामी ये प्रत्यय जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये भुंजयामी बन गया। ओके, तो कौन कौन भुंजयामी, कौन कौन खाएगा? कौन खाए? कौन खाए? तो अहंग मतलब मैं। और यहाँ पे कौन पकाए? तो वो पकाए मतलब सो पकाए। ये ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ऐसा। फिर बाद में हम पूरा सेंटेंस जो है उसका अगर जायजा लेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सचे ये भी शब्द आया है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया सचे का मतलब होता है अगर। हम्म सचे का मतलब होता है अगर, और मराठी में होता है जर। तो सचे मतलब अगर, यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर। सो का मतलब होता है वो, भत्तंग का मतलब होता है खाना, हम करेंगे खाना। अगर वो खाना पचेय, अभी ये संभावना है, ये हो सकता है, इसी अर्थ में अगर वो खाना पकाए, मतलब अभी ये फिक्स नहीं है कि वो पकाएगा ही, लेकिन संभावना है अगर वो खाना पकाए, तो ऐसा यहाँ पे पकाए, पकाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? अहंग भुंजयामी। तो अहंग मतलब मैं, तो अगले क्लॉज में ऐसा ये मैं भुंजयामी मैं खाऊंगा, या मैं खाऊं, मैं खाऊं। मैं खाऊं का मतलब जो होता है, जैसे कि मैं खाऊंगा भी हो सकता है, मतलब ये थोड़ा इस सब क्या बोलते हैं इसे, तो उसमें का डिफरेंस जो है बहुत ही छोटा है। ओके, अगर वो खाना पकाए तो मैं खाऊं, तो यहाँ पे तो के लिए कोई पाली शब्द नहीं है, वो हमें कंसिडर करना है, हमें वो सोचना है। ओके, अभी मराठी में हम देखेंगे जर। जर, जर तो जेवण शिजवेल, जर तो जेवण शिजवेल तर मी खाईल, हा तर मी खाईल, मतलब जर तर की जी भाषा जी असते ती व्यक्त करायची असेल तरच आपण या ठिकाणी विद्यार्थ्याचा आपण उपयोग करतो। ओके, ये आपको समझ में आया होगा शायद। केदारनाथ किसने हाथ ऊपर किया था? हेलो। जमीन सर, हाँ बोला बोला। सर ते मराठीमध्ये जर तो जेवण शिजवेल
तर मी खाणार असं होईल का खाईल होईल? नाही, खाणार तर तो पूर्ण भविष्य काळामध्ये झाला, परंतु अच्छा, हा खाईल. पण खाईल किंवा खावे, जर त्यांनी म्हणजे त्याने जेवण बनवावे, जर त्याने जेवण बनवावे तर मी ते खावे, अशा अर्थाने. जसे अच्छा आपण म्हणतो ना, सत्य बोलावे का खोटे बोलू अच्छा नये वगैरे, हा सेन्स घ्यायचा आपल्याला. परंतु कधी कधी भविष्य काळाचा सेन्स त्याच्यामध्ये येऊन जातो, हे लक्षात घ्या. परंतु हे पूर्ण भविष्यकाळ नाही. हाही एक तुम्ही डिफरन्स जो आहे तो लक्षात ठेवा. म्हणजे हा भविष्यकाळ नाही आहे, परंतु त्याच्या सेन्स मध्ये बऱ्याच वेळा आपलं भाषांतर केलं जातं. होईल. अच्छा. हा, तर मराठीत एकदा सांगा ना सर. जर जर त्याने जेवण जर त्याने जेवण बनवावे, हा, त्याने जेवण बनवावे तर मी ते खावे, अशा पद्धतीचा त्याचा सेन्स होईल. म्हणजे जसं आपण लग्नाला एखाद्याला निमंत्रण, त्यांनी मला बोलवावे, मी त्याच्या लग्नाला जाईल, असं म्हणतो की नाही आपण. हा, आता जाईल म्हटल्यानंतर ते कसं झालं, पूर्ण भविष्य काळामध्ये झालं, नाही का असं वाटतं हो. आपल्याला. हा, हा. परंतु मराठीमध्ये त्याने मला बोलवावे हे प्युअर विद्यार्थ्यामध्ये झालं, आलं लक्षात. आणि मी जावे, नाही का, हे काय झालं, संकेत झाला, नाही का, एक हेतू झाला आणि एक त्याचं फल झालं. ते नंतर सांगेल मी तुम्हाला, आता याच्यामध्ये तुमचं जमलिंग नको व्हायला. तर अशा प्रकारे, ओके. हा, अशा प्रकारे जे मराठीतून जो सेन्स होतो, त्याने मला बोलवावे, मी खावे, असं. आपलं सॉरी, त्याने जेवण बनवावे आणि मी खावे, असा. किंवा त्याने मला घरी बोलवावे आणि मी जावे, अशा पद्धतीने त्याचं ट्रान्सलेशन होईल. ओके. सर ये हिंदी में ऐसा होगा क्या, अगर वो पकाएगा तो मैं खाऊंगा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये संभावना है ना। अगर वो पकाएगा, नहीं, अगर वो पकाएगा तो मैं खाऊंगा, ऐसा होगा। तो क्योंकि ये पकाने की जो बात है वो अभी कंफर्म नहीं है, ये संभावना है। हाँ? अगर वो पकाएगा तो फिर मैं खाऊंगा, इस अर्थ में भी हमें उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके। सर जय भीम सर. हाँ, बोलो. सर आपण इथे म्हणजे पूर्णच पहिल्या क्लासपासून मी बघते की आपण पच जो धातू घेतो तर त्याला मराठी शब्द आपण खाना म्हणजे जेवण घेतो, तर त्याला आपण नाही, स्वयंपाक जेवण नाही बघत. पचनचा अर्थ म्हणजे शिजवणे. शिजवणे, सॉरी, शिजवणे म्हणजे त्याला स्वयंपाक हा शब्द नाही आपण वापरू शकत का? नाही, म्हणजे तो चुकीचा होईल का? नाही, आता कसं आहे मॅडम, प्रत्येक भाषेमध्ये प्रत्येक एका शब्दाचा प्रत्येक भाषेमध्ये तोच अर्थ होईल असं नाहीये, नाही का. बरोबर. हा, कारण त्यामुळेच मोठे प्रॉब्लेम होतात. किंवा मराठीमध्ये हो. स्वयंपाक करणे म्हणजे काय, जेवण तयार करणे, नाही का, बरोबर. असं आहे. परंतु आपण हिंदीमध्ये खाना पकाना असं म्हणतो आपण, नाही का, म्हणजे शिजवतो, नाही का, जेवण म्हणजे इथे आपल्याला शिजवणे हे स्पेसिफाय केलेलं आहे. काय हा, शिजवताय म्हणजे स्वयंपाक किंवा एखादा पदार्थ, ते असंही राहू शकते. हो, भत्तंग मी दिलेलं आहे ना इथे. भत्तंग म्हणजे जेवण ठीक. शिजवण. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की जर त्यांनी स्वयंपाक केला, तुमच्या मराठीमध्ये तुम्हाला जे अपेक्षित आहे, तर ते जर बोललो, जर त्यांनी स्वयंपाक केला तर मी खाईल, मी खावे वगैरे, असा त्याचा अर्थ होऊ शकतो. म्हणजे पण स्वयंपाक करायला आणखी दुसरा शब्द आहे पालीमध्ये, मला आता तो आठवत नाहीये. तर शिजवण्याला, प्रत्यक्ष शिजवण्याला पचा हा शब्द आहे, हे लक्षात घ्या. ओके.
ठीक सर आहे जय भीम सर, सर. थँक्यू. हाँ बोला. सर हे जर त्याने बोलावले तर मी जाईल किंवा मी जावे असं सेंटेन्स येईल सर याच्यामध्ये, बरोबर, विद्यार्थ्यामध्ये? होईल 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 बरोबर ना. आहे ना सर? हो बरोबर आहे, बरोबर. हो हो. थँक्यू. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ओके. तो ये जो मैंने उदाहरण दिया है आपको एग्जाम्पल, तो ये उदाहरण इसमें सचे सो भक्तंग पचय्य, ये प्रथम पुरुष में आता है, नहीं क्या? प्रथम पुरुष में आता है. और अहंग भुंजयामी, ये कौन से पुरुष में आता है? बता सकते हो आप कोई, अगर अनम्यूट कोई हो तो? ये उत्तम पुरुष में आता है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष. तो हम अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे, तो जो मैंने पहले आपको जो पढ़ाया है, सिखाया है, वो सभी का इस्तेमाल धीरे धीरे सब जगह होता रहेगा. तो आपको वो ध्यान में रखना है कि सर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका मीनिंग कैसे बताते हैं. तो ये सब जो है, ये आपको बहुत ही अपनी सती जो है वो ध्यान में रखकर आपको वो सीखना है. ओके. तो दूसरा अगर हमने एग्जाम्पल लिया, अगर अगर के तौर पे ही, अगर सचेत्वंग, ये अभी ये हो गया प्रथम पुरुष का. मैं अभी मध्यम पुरुष का ले रहा हूं. सचेत्वंग सचेत्वंग इच्छे यासी, सचेत्वंग इच्छे यासी अहं चोरंग उच्छे यामी. उसी तरह का है. अभी ये जो अहं चोरम कुच्छयामी, ये उत्तम पुरुष में आ गया है. इतना ये वाक्य है, ये क्लॉज. और ये जो है सचेत्वं इच्छे यासी, तो ये मध्यम पुरुष में है. इसके पहले मैंने प्रथम पुरुष में दिया था. तो इसका मतलब क्या हो जाता है अभी? अगर तू हम्म, अगर तू चाहता चाहता है, अगर तू चाहे, अगर तेरी इच्छा है, हाँ, अगर, सच्चे का मतलब होता है अगर, त्वं का मतलब होता है अगर तू, इच्छेयासी मतलब इच्छ प्लस एयासी, ये हो गया इसका विद्यार्थ. ओके. तो अगर तू चाहे तो अहं चोरं कुच्छयामी, मैं, अहं का मतलब मैं, चोर को, चोर को पूछूंगा, या चोर को मैं पूछू, चोर को मैं पूछू, चोर को मैं पूछू. तो इस तरह ये वाक्य हो जाएगा. सचे त्वं इच्छेयासी अहं चोरं पुच्छयामी, मतलब अगर तू चाहे, अगर तेरी इच्छा है, तो मैं चोर को पूछूं. इसी तरह इसका ये मीनिंग हो जाएगा. सच का मतलब जो है, अगर त्वं का मतलब तू, और ये मध्यम पुरुष में आ गया, तो मध्यम पुरुष में आने के कारण इच्छ को एयासी प्रत्यय जोड़ दिया गया. तो अगर तू चाहे, हाँ, अगर तेरी इच्छा है, तो मैं चोर को पूछूं. तो ये मध्यम पुरुष का ये उदाहरण हो गया. और अगर अभी हम अ, तीसरा उदाहरण लेंगे.
तीसरा उदाहरण लेंगे, एक मिनट। यदि यदि अहं यदि अहं नगरे विहारे यदि अहं नगरे विह विहरयामि यदि अहं नगरे विहरयामि तो क्या होगा? सोपी नगरं सोपी, ये सो का ये सो प्लस अपी ऐसा है ये, इवन सो सोपी नगरं आगच्छेय। ओके, अभी यहाँ पे देखिए विहरयामी, ये कर्ता के अपने क्रियापद विद्यार्थी के रूप में आए, तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया? रहे म्हणजे रहना, विहरती म्हणजे रहना, हाँ स्टे। अगर मैं रहे कहाँ पे? नगर में। अहम म्हणजे मैं, यदि का मतलब होता है अगर। अगर मैं नगर में रहे, मतलब अगर मैं रहूंगा तो क्या? सोपी म्हणजे मतलब वो भी नगरं आगच्छेय, मतलब वो भी नगर को आवे या आवे, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। यदि का भी मतलब होता है अगर अगर मैं नगर में रहूं तो वो भी, पी का मतलब होता है टू, मतलब सुद्धा मराठी में कहते हैं, वो भी नगर को आए, ऐसा। अभी ये जो है तो ये सब संभावना के तौर पर है, ये हो सकता है कि तौर पर है, इसमें कोई कंफर्मिटी नहीं है। अगर ये नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर भविष्य काल में हम अगर देखेंगे तो भविष्य काल में कैसा होगा इसका मीनिंग? अगर मैं नगर में आऊंगा, अब रहूंगा, तो ऐसा हो जाएगा नहीं क्या? अगर मैं नगर में रहूंगा तो वो भी नगर को आएगा, ऐसा उसका भविष्य में आएगा आएगा वगैरह, ऐसा भविष्य काल में उसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें भविष्य काल में थोड़ा सा हमें ये क्या दिखती है, श्योरिटी दिखती है कि अगर वो आएगा, वो आने वाला है या आएगा, तो मैं भी नगर में जाऊंगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता, मतलब कंफर्मिटी नहीं निकलती। तो ये अगर की बात है, हो सकता है की बात है, तो संभावना की बात है, तो इसी अर्थ में ये जो विद्यार्थ होते हैं, तो ये विद्यार्थ का ये मीनिंग हो जाता है। ओके, ये मैंने आपको अगर या जर के हिसाब से मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं। अगर छोटे छोटे जो उसके मीनिंग, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए,
हमने सत्य बोलना चाहिए, या मराठी में हम बोलते हैं सत्य बोलावे, रात्री लवकर झोपावे, सकाळी लवकर उठावे, मतलब सुबह जल्दी उठना है। अगर ऐसे ऐसे अर्थ में अगर हम हमें कोई वाक्य बनाना है, तो उसी के हिसाब से भी ये विद्यार्थ का जो प्रत्यय होते हैं वो हम देखते हैं, तो उसके भी हम उसके भी हम वाक्य लेंगे। तो अभी ये दूसरा प्रकार में ले रहा हूँ। ये देखिए, अभी ये अगर का हो गया, संभावना का हो गया, तो अभी हो सकता है, करना चाहिए, इसके अर्थ में अभी हम उसके एग्जाम्पल लेंगे। तो 9 बजे, 9 बजे पाप के मित्ते। अभी ये यहाँ पे विद्यार्थ का प्रत्यय लगाया हुआ कौन सा क्रियापद है यहाँ पे? ये भजे। ये भज जो है ये मूल धातु है और उसे ए प्रत्यय लगाया है। तो प्रथम पुरुष में हमने देखा ए या एय, ये दोनों लग सकते हैं, और बहुवचन में एयुम ऐसा प्रत्यय होता है। तो ये यहाँ पे ए लग गया, तो क्या हो गया? भजे हो गया। भज प्लस ए भजे हो गया। तो 9 बजे मतलब क्या होता है उसका? 9 बजे मतलब उसके साथ नहीं रहना। हाँ? किसके साथ? पाप के मित्र, मतलब जो मित्र पापी होते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब शूर के अर्थ में भी हम ये विद्यार्थ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब पापी पापी मित्रों के साथ, मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब हो गया है। तो ये भजे जो है इसे ए प्रत्यय लग गया, मतलब नहीं रहना चाहिए। तो यू शुड नॉट एसोसिएट विद द पापी मित्र, मतलब जो पाप करने वाले सिंफुल जो लड़के हैं, सॉरी मित्र है, फ्रेंड्स है, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरा ऐसा हम कर सकते हैं, सच्चंग। सच्चंग भणे। भण का मतलब होता है कहना, कहना, कहना। तो ये सच्चंग का मतलब होता है सत्य होता है, और ये भण को ए लग गया प्रत्यय, तो क्या हुए? सत्य बोलावे। मराठी में हम क्या कहेंगे? सत्य बोलावे। और हिंदी में क्या कहेंगे? सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, ऐसा हम करते हैं। न कुज्जय, न कुज्जय मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, मतलब मराठी में हम क्रोध करू नये, मराठी में हम कैसे कर सकते हैं? क्रोध करू नये, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके। गामंग नो गच्छे गाम, उसका मीनिंग क्या होता है? हम गांव को, हाँ, हम गांव को जावे, जाए, ऐसा। हम ये नो का मतलब ये निगेटिव नहीं है,
ये अहम में का मयंक मयंक के अर्थ में होता है ये नो, मतलब क्योंकि यहाँ पे म ये जो है एयाम, ये विद्यार्थ का प्रत्यय गच्छ को लग गया है, इसका मतलब ये नो जो है ये मयंक है, मयंक है। तो ये नो अगर हमने नहीं लिखा तो मयंक लिखा तो भी चल सकता है। गामंग मयंक गच्छयाम, मतलब हम गाँव जाए, जाए, अच्छा प्रत्यय, इस तरह इसका मीनिंग हो जाएगा। और यदि, यदि त्वं, यदि त्वं वायमे ससी, ये ए, ये एससी, सॉरी एससी नहीं, ये एया एयससी लिखना चाहिए। वायमे या वायमे यासी में यासी, क्षिपंग पंडितो भवेयासी। ओके, अभी देखिए यहाँ पे, यदि त्वं वायम में वायम वायम में यासी क्षिपंग पंडितो भवेयासी। तो ये जो पहला क्लॉज है इसमें त्वंग करता है, इसीलिए व्यायाम को एयासी ये प्रत्यय लगा दिया गया है। तो यदि का मतलब होता है अगर, हाँ, अगर तू प्रयत्न करेगा, अभी कैसा है, व्यायाम का मतलब होता है कष्ट करना या प्रयत्न करना। अगर तू प्रयत्न करेगा या कष्ट करेगा तो क्या होगा, क्षिपंग मतलब जल्दी, त्वरित। क्षिपंग का मतलब होता है जल्दी, मतलब तुरंत, तुरंत। पंडितो मतलब पंडित, मतलब समझदार, पंडित, समझदार। भवैयासी, तो यहाँ पे भव प्लस एयासी ये प्रत्यय लग गया है, तो हो होगा, इसका मतलब हो गया है होगा। तो यहाँ पे एयासी जो प्रत्यय लगाया है, किस अर्थ में, क्योंकि यहाँ पे त्वंग लिखा नहीं है, तो कर्ता लिखा नहीं है त्वंग, फिर भी ये जो एयासी जो प्रत्यय लगा है भव को, तो उसी को पकड़ के यहाँ पे त्वंग ये करता आया है, ऐसा हमें समझना चाहिए, मतलब ये हमें समझना चाहिए, ये ध्यान में आना चाहिए। तो यदि त्वं वायमेयासी त्वं क्षिपंग पंडितो भवेयासी, तो अगर तू कष्ट करेगा तो जल्दी, तुरंत तुम पंडित या समझदार होगा, ऐसा इसका मतलब है। ओके, और अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, साधु बनते, साधु बनते, एवं नो करैयाम। तो ये साधु बनते मतलब ये तो आपको पता है इसका मीनिंग, मतलब आप जो कह रहे हैं ये हमें मान्य है, हम इसको क्या बोलते हैं, साधु का मतलब होता है कि
हम इसे मानते हैं, जानते हैं, और ठीक है। एस एस के रूप में भी हम इसको कहते हैं। एवं नो करैयाम, मतलब अभी, एवं मतलब इस तरह, इस तरह, एवं का मतलब होता है इस तरह, 10, इस तरह। इंग्लिश में हम 10 कहते हैं इसे, 10 करैयाम। अभी ये नो जो है ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एयाम, ये प्रत्येक कर धातु को लगा है, तो हम करेंगे। हाँ, ये इसका मीनिंग हो गया करे, करेंगे या करे। हाँ, तो यहाँ पे नो की जगह कौन सा कर्ता आया? मयंक। मतलब ये नो और मयंक एक ही है। ये शॉर्ट फॉर्म में मयंक का नो लिखते हैं, इसे इंक्लेटिव कहते हैं। तो अभी ये तो इसका अच्छा ये हो गया एडवांस ग्रामर का। तो एवं मयंक करैयाम, मतलब ठीक है बनते, हमें मान्य है, हम इसी तरह करेंगे, हम इसी तरह, इसी तरह करेंगे या करें, हम इसी तरह करें, ऐसा इसका मतलब हो गया। तो इसी तरह ये जो विद्यार्थी जो होते हैं, ये जो विद्यार्थी के जो प्रत्यय होते हैं, ये संभावना, या निवेदन, या इच्छा, या आदेश, इसको भी इसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ एडिशनल। तो आप थोड़ा ये जो प्रत्यय है थोड़ा आपको कठिन लगेगा, मतलब समझने में कठिन आए वो लगता होगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको आपकी जो कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। ओके, ये इच्छा या आदेश या निवेदन, निवेदन को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। ओके, और इसमें ज्यादातर सचे या यदि, सचे या यदि इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। और विधि, विधि के रूप में, विधि के रूप में कैसा होता है? एक मिनट, मैं आपको विधि के रूप में हम कैसा इसका इस्तेमाल करते हैं? विधि का मतलब होता है एक क्रिया होती है, नहीं क्या? हम कोई से भी हमारे कोई से प्रोग्राम में हम जो भी कुछ करते हैं वो विधि करते हैं, मतलब ये करने के बाद वो करते हैं, वो करने के बाद ये करते हैं, उसको हम प्रक्रिया बोलते हैं, उसे विधि बोलते हैं। तो विधि के रूप में हम सच्चंग भनेय, ऐसा हमने ये, मतलब सत्य बोलावे। ओके, नंतर पाणंग न हनेय, मतलब प्राणी प्राणी हिंसा करू नये, प्राणी हिंसा, प्राण्यांना नष्ट करू नये असं प्राणी हिंसा, प्राणी नष्ट करू नये, नष्ट न करावे, असा पण त्याचा अर्थ होऊ शकतो। मुसावादन न वदे, मुसावादन न वदे, म्हणजे खोटे बोलू नये, खोटे बोलू नये, मतलब झूठ
नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। यहाँ पे भनेय, यहाँ पे एय प्रत्यय लगा है, ये हनेय यहाँ पे एय प्रत्यय लगा है, ये वदे को ए प्रत्यय लगा है। मतलब विधि के रूप में हमें ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं विद्यार्थी के प्रत्यय लगाकर। ओके। और हमने तो संभावना, शक्यता, इसके रूप में हमने तो पहले इसके उदाहरण ले लिया है। अभी ये जो संभव होता है, संभव मतलब संभावना, तो उसका मतलब अभी ऐसा हो सकता है, मम पिता, मम पिता इदानीं खेते, खेते सिया। अतः हा जो सिया जो आहे, ये जो सिया है, ये अस धातु का विद्यार्थ है। ये अस धातु का विद्यार्थ है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सिर्फ आप ध्यान में रखिए, ये अस धातु का विद्यार्थ है। जैसे अभी हमने पच का देखा, भण का देखा, तो ये जो धातु है इसके विद्यार्थ क्या होते हैं, भणीय होते हैं, हनीय होते हैं। वैसे अस धातु जो है, मतलब अति, संति, ये जो आपको पता है, ये जो धातु क्रियापद है, अस धातु के जो क्रियापद है, उसका विद्यार्थ में ये सिया हो जाता है। तो ये हम बाद में इसे सेपरेट अस धातु हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको बताऊंगा। तो अभी ये इस सिया का मतलब हो गया, अस का मतलब हो गया होना, या मराठी में असणे। ओके, होना या असणे। तो मम पिता इदानी खेते सिया, मतलब मेरे पिता अभी, इदानी का मतलब होता है अभी, खेते मतलब खेत में, खेत में होगे, होगे मतलब ये क्या है, संभावना है। सिया का मतलब क्या हो गया, होगे, या असतील, असेल, मराठी में हम कहते हैं ना असेल, माझे वडील शेतामध्ये असतील किंवा असेल, म्हणजे नॉट कन्फर्म, पण शक्यता आहे, अशा पद्धतीने ते त्यामध्ये त्याचा अर्थ होतो। आणि शक्यता मतलब पॉसिबिलिटी म्हणतो ना आपण, शक्यता, शक्यता का मतलब क्या होता है, अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे, गुठिया, गुठिया गेहंग, या घरंग, घर भी हम ले सकते हैं, पते। ओ, एक मिनट, गुठिया गेहंग या घरंग पते। पत का मतलब होता है गिरना, गिरना। अभी इसे पत को कौन सा प्रत्यय लग गया, ए प्रत्यय लग गया, तो ये पते हो गया। ओके। उट्ठी का मतलब होता है बारिश, पाऊस। तो बारिश के कारण गेह मतलब घर गिरेगा, ये क्या हो गया, शक्यता हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम ये ए प्रत्यय यहाँ पे लगा दिए, पते। ओके, पते। तो इसी तरह हमने जो विद्यार्थ होते हैं, विद्यार्थ की जो प्रत्यय होते हैं, उस प्रत्यय का जो भी अगर अगर संभावना, शक्यता,
इच्छा, विधि, और ये सारे जो उसके जो उपयोग जो है, इसी के आधार पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट हो कि सर ये जो प्रत्यय जो होते हैं, ये प्रत्यय कैसे लगाने हैं, क्या लगाने हैं, मैंने तो आपको वो सब बताया है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो दे कैन आस्क मी। ओके, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बोला, बरं बरं, हो का, बरं, थँक्यू. मी उद्याच दिवशी येऊन घेऊन जातो. हा, चालेल ना? हो चालेल. ओके ओके ओके. नाही नाही नाही, चालेल चालेल. ओके, थँक्यू थँक्यू. हेलो, हाँ हाँ जयवीर सर. हाँ हॅलो. सच्चे त्वं इच्छयासी अहं चोरन पुच्छयामी. जर जर तुझी इच्छा असेल तर, असं म्हणता येईल का? सचे त्वं इच्छयासी, जर तुझी इच्छा असेल तर हो 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 हो, यस यू मी कॅन चोराला टेक. विचारेल. हो हो, अगर तुझी इच्छा असेल तर मी हा. चोराला विचारू शकतो किंवा विचारू अच्छा. हो. विचारू असं विचारेल ना असं येणार का? ते होईल ना, येईल ना, येईल येईल. अच्छा. हो, ओके होऊ ओके, थँक्यू. शकतो. हो हो. हॅलो. हा, हॅलो सर, आवाज येतोय का सर? हे सगळं जे आज शिकवलेलं आहे ते सगळं सप्तमी विभक्तीचं आहे का? नो 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 नो, ही सप्तमी अच्छा. विभक्ती नाहीये. चांगला प्रश्न विचारला तुम्हाला. मी तिथे सप्तमी लिहिलं होतं, बरोबर, करेक्ट. हा सुरुवातीला तुम्ही ते हा 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 हा, खरा ऍक्च्युली तो लिहायला नाही पाहिजे होता. तो तुमचे कन्फ्युज करणारा होईल असं मला वाटलं नाही. ओके, हे जे आहे ना मॅडम, आज्ञार्थला पंचमी पण म्हणतात. आणि हे विद्यार्थी मी जे तुम्हाला आज शिकवले ऑप्टेटिव्ह मूड, त्याला सप्तमी पण म्हणतात. परंतु ही विभक्ती नाही आहे, हे आहे क्रियापदाच्या संदर्भातले अर्थ आहे. आलं लक्षात? विभक्ती इट इज रिलेटेड टू नाउन्स अँड क्रियापद इट इज रिलेटेड टू कंजुगेशन. आलं लक्षात? तर हे विभक्ती नाही आहे. यू प्लीज डोंट अंडरस्टँड इट इज अ विभक्ती डिक्लेरेशन. ओके, विभक्ती आपल्याला शिकायची ठीक आहे. आहे. आणि मग बरं, मग हे बोला. असेच साधे वाक्य आहेत का हे? म्हणजे आपण असे बनवू शकतो म्हणून, जसं तुम्ही संभावना आहे, अगर आहे, तर ते वाक्य कसे बनवायचे आपण? आता तुम्ही तर सगळ्यांची मिनिंग आणि वाक्य दिलेत आम्हाला, पण आम्हाला बनवता येतील का मग असं? ऑफकोर्स, तो बनवायचेच आहे तुम्हाला. आणि बनवता येतील का? यू डोंट रेज क्वेश्चन ऑन युअर सेल्फ. आलं लक्षात? तुम्हाला हे करायचंच आहे मॅडम, तुम्ही बनवायचेच आहे. आलं लक्षात? आता बघा, तुम्हाला तुम्हाला खरंच पाली जर शिकायचं असेल तर तुम्हाला मी एक हिंट देतो. मी जे काही तुम्हाला शिकवतो आहे आता सध्या, ते तुम्ही लगेच तुमच्या घरामध्ये तुम्ही अप्लाय करायला सुरुवात करा. आलं लक्षात? बोलताना तुमच्या घरामध्ये आपको अपने घर में इसे इस्तेमाल करना है. मतलब आता जर तुम्ही बाहेर जाता, नाही का, घरातून तुम्ही बाहेर जाता, जरी तुमच्या समोर कोणी नसेल तरी तुम्ही मनामध्ये किंवा कोणी असलं तर त्याला असं बोला की अहं गच्छामी, म्हणजे मी जाते, असं तुम्ही बोला. आलं लक्षात? ही प्रॅक्टिस करा. जर समजा तुम्हाला जर कोणी घरातनं आवाज दिला, अरे तू काय करतो आहेस,
तर तुम्ही असं म्हणा, अहं कम्मं करोमी, म्हणजे मी काम करतो आहे असं तुम्ही त्याला म्हणा. पालीतून तुम्ही ते प्रॅक्टिस करा. अशी प्रॅक्टिस तुम्ही घरामध्ये बाहेर जरी प्रत्यक्ष जरी बोलता आलं नाही तरी मनातल्या मनामध्ये ते वाक्य तयार करण्याचा तुम्ही प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. आलं लक्षात? सर आता पण लहान बऱ्याचशा शब्दांचे अर्थ पण माहित नसतात, शब्दांचे अर्थ माहित नसतात. म्हणजे जेवढे तुम्ही आम्हाला दिलेत आता बनवायला सांगितले वगैरे तेवढेच आहेत. तर तुम्ही जे जिथून शिकवत आहे आम्हाला ज्या मी पुस्तकातून तुम्हाला वगैरे ते बुक वगैरे हा मी तुम्हाला सगळे बुक्स आपल्या ग्रुपवर टाकलेले आहेत. ते सगळे बुक्स तुम्ही प्रिंट करून घ्यायचे आणि ते याला म्हणजे क्लासला बसताना ते समोरच घेऊन बसायचे आणि त्यातनं अच्छा अच्छा हा. आणि तुम्हाला ते लिली डिसिल्वाचं पुस्तक पण मी पाठवलंय हिंदीमधून, आपल्या ग्रुपला टाकलेलं आहे. त्याचे प्रिंट काढून घ्या. त्याच्या मागच्या बाजूला तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे हे भेटतील, काय म्हणतात त्याला, क्रियापद भेटतील, तुम्हाला नाम भेटतील, पूर्ण शब्दसंग्रह, खूप मोठा शब्दसंग्रह तो मिळेल. रोजचे 10 शब्द पाठ करा, त्याचा अर्थ समजून घ्या. बघा तुम्हाला बर 1 महिन्यात भरपूर फरक पडेल. ओके बरं बरं ठीक. ओके ठीक आहे. थँक्यू सर. ओके. प्रवीण सर, हा सर आपण विद्यार्थी आता शिकवलं, हा त्याची जरा उदाहरणं दिली असती तर छान झालं असतं. जसं म्हणजे संभावना, शक्यता, इच्छा वगैरे, विधी या सर्व प्रकारातली तुम्ही वाक्य सांगितलेत. किमान एक एक दोन दोन, थोडी हा. अजून जरा जास्त वाक्य दिली असती तरी चाललं असतं. किमान 3 3 4 4. बरं, आणि सर एक विचारायचं होतं रिक्वेस्टली, की सर तुम्ही कोणती पुस्तकं पाठवली आहेत? मला काही कल्पना नाहीये. संदेश जी, जी जी जी, मैं परत अपडेट करतो. हा, या सर्वांना ते जे मी बुक्स अगदी 5 ते 7 बुक मी पाठवलेले आहेत. सगळे ते बुक्स आहेत ना, तुम्ही हे करा, काय म्हणतात त्याला, प्रिंट काढून घ्या. रोज संध्याकाळी ते किंवा रात्री झोपताना ते पुस्तकं जवळ घेऊन बसा. त्यातला 1 पेज 2 पेज तुम्ही ते वाचा, तरच तुम्हाला पाली येईल. ओके. बुक्स मी पाठवलेत. संदेशजी यांना परत ग्रुपवरती पाठवून द्या हो सगळं. हो. हा. सर जय भीम सर. जय हिंद. सर माझा प्रश्न होता हा आजच्या लेक्चर संबंधी नसून कालच्या लेक्चरच्या संबंधात होता, जे तुम्ही मला त्याचे प्रत्येक शब्दाचे दिलेल्या वाक्याचे ग्रामर काढायला सांगितले होते, जसं मूळ शब्द, प्रत्यय, काळ, वचन, पुरीस आणि अर्थ. हा हा. सर त्याच्यामध्ये जेव्हा मी कर्त्याचं सगळं डिटेल काढलं, कम्मचं जेव्हा बघतो तर कम्ममध्ये जसं एक उदाहरण आहे, दारको भत्तम आहारती. हम्म. सर कम्ममध्ये भत्त आहे, त्याला प्रत्यय लागलाय अंग, विभक्ती होते द्वितीया, हम्म. हा आहे एक वचनामध्ये. पण याचा जेव्हा पुरीस बघतो तर पुरीस आपल्याला लागतं का सर याला कम्माला? नाही ना सर, नाही ना. पुरीस हा फक्त क्रियापदालाच लागतो. ओके ओके, क्रियापदाशी बरोबर. संबंधित आहे पुरुष. आणि कर्त्याला संबंधित विभक्ती. कर्त्याला विभक्ती लागेल. हा, मी तुम्हाला सांगितलं आहे, हा कर्ता हा कम्म हे विभक्ती आहे. आलं हा, लक्षात? विभक्तीशी संबंध, ओके. नाऊन नाऊन जो असतो ना, तो हा त्याला विभक्ती असते. एक शब्द ओके. नाऊन 7 ठिकाणी तो विभक्त केला जातो, त्याला विभक्ती म्हणतो हा आपण. आणि ओके. जो क्रियापद जे असतं ते 3 पुरुषामध्ये डिवाइड केले जातात, प्रथम, बरोबर. तर आणि क्रियापद हे उत्तम. ऑलवेज रिलेटेड टू पुरुष, आणि ओके. नाउन्स जे आहेत दे आर हा ऑलवेज रिलेटेड टू विभक्ती. ओके ओके ओके. हे आता कन्फ्युजन बऱ्याच जणांचं होतं ते, पण हा, काय हरकत नाही, ते क्लिअर करून घेतलं. ठीक आहे ठीक आहे सर, कम्मे की झालं सर. मग हा एक ब्लँक राहिलेला होता, हा म्हणजे काय याचं काय म्हणजे पुरीस काय काय टाकावं म्हणून तो म्हटलं सरांना विचारूनच फायनल करून, तो ब्लँक ठेवला होता तेवढा, तर त्याची काय आवश्यकता नाही आता. नाही नाही. नेक्स्ट. ठीक आहे सर. हॅलो हा हॅलो हा, सर, बोला जय बोला. भीम. हा, जय भीम. सर, हे जे आपण विभक्ती शिकलो ना सर, 2 प्रथम आणि द्वितीया,
तसंच आपण बाकी विभक्ती करून घेतल्या असत्या तर बरं झालं असतं सर. हा म्हणजे नाही, समजायला जरा हा हा तुमचं म्हणणं बरोबर आहे मॅडम. परंतु माझा शिकवण्याचा जो काय म्हणतात पॅटर्न जो आहे, त्या पॅटर्ननी जर तुम्ही गेलात ना तर अच्छा तुम्हाला पुढे काही अडचण येणार नाही. आता ते विभक्ती सगळ्या जर तुम्हाला शिकवल्या एकाच वेळी सगळ्या, तर हा त्यातनं तुम्हाला हासिल काही होणार नाही. मी फक्त अच्छा तुम्हाला प्रथमा विभक्ती आणि द्वितीय विभक्ती शिकवली, बरोबर. आणि त्यावरनं मी तुम्हाला वाक्य भरपूर बनवायला सांगितले. पूर्ण तिन्ही काळातले वाक्य तुम्ही बनवले, बरोबर. बनवले हो की सर. नाही? हा, मग हो सर. आता मी तुम्हाला डायरेक्ट मी कसं काय शिकवलं तुम्हाला, विद्यार्थ शिकवलं. म्हणजेच हा काय की क्रियापदाशी संबंधित जे जे जसे जसे वाक्य बनवले जातात, हे जर तुम्हाला एकदा माहीत झालं की मग तुम्हाला हम्म. ज्या विभक्ती ज्या आहेत त्या तर काय एका तासामध्ये शिकवून होतील, त्या फार सोप्या आहेत. तर मग हो तुम्हाला प्रत्येक वाक्य, कुठल्याही प्रकारचं वाक्य तुम्हाला काही मिनिटामध्ये म्हणजे तुम्ही काय बनवू शकता. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही क्रियापदे जे आहेत पाली भाषेमधले छानपैकी तुम्ही ते समजून घेत नाही. आता याच्या विद्यार्थ्यानंतर तुम्हाला मी आज्ञार्थ शिकवणार आहे. हे 2 शिकवल्यानंतर आणि 3 काळ नाही का, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ, हे पाचीचे जे क्रियापद जे आहेत तुमचे एकदा पाठ झाले की तुम्ही 1000 वाक्य बनवू शकता, नुसतं प्रथमा आणि द्वितीय विभक्ती हे करून शिकून सुद्धा. आलं लक्षात. आणि ही प्रॅक्टिस तुमची झाली की मग बाकीचे जे तृतीयापासून तर सप्तमी पर्यंतच्या ज्या ज्या विभक्ती ज्या आहेत त्याचा फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, अर्थ बघून त्याच्यामध्ये ते वाक्यामध्ये टाकायचं आहे. ते टाकायचं कसं मी तुम्हाला फटाफट सांगेल, तुम्ही वाक्य बनवून बघा. तुम्ही 1 महिन्यामध्ये हजारो वाक्य पालीचे तुम्ही बनवू शकता, समजू शकता किंवा ट्रान्सलेट करू शकता. असा एक माझा जो पॅटर्न आहे त्या पॅटर्न नुसार मी शिकवतो तुम्हाला. डोंट हरी, म्हणजे घाई करू नका, आपण शिकवू, ते पण शिकवू. ओके.